हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिया है। मैं एक खूबसूरत औरत हूँ और घर पर अकेली रहती हूँ। एक दिन एक 16 वर्षीय लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे एक ऐसी इच्छा का जिक्र किया जिसे सुनकर मेरा दिल लगभग बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा लड़का इतनी बेशर्मी से ऐसा कुछ कह सकता है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं खूबसूरत थी और मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। मन में सोचा कि यह लड़का मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट के लिए टिकेगा। यही सोचकर मैं उसकी बात मान गई कि वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने छोटा लड़का समझकर अनुमति दी थी, उसने तो पूरी रात मेरी चीखें निकाल दी। मेरी उम्र 32 साल थी, लेकिन देखने में मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती थी। पैसे के लिए मेरा बहुत लालच था, लेकिन ये सोचकर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि पैसे कैसे जुटाऊं, क्योंकि मेरे पति हमेशा बीमार रहते थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी बिना किसी काम धाम के। तभी वह 16 वर्षीय लड़का हमारे घर आया। जिस नजर से वह मुझे देख रहा था, उससे मैंने समझ लिया कि वह क्या चाहता है। सलाम करने के बाद उसने कहा, मैडम, मैं अकेला हूँ और एक बात आपसे तय करना चाहता हूँ। मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बल्कि आपकी आवश्यकता के लिए पूरी तरह मेहनत करूंगा। मैंने उसे सिर से पैर तक देखा। गर्म पैटर्न में वह अच्छा था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र ऐसी बातें करने के लिए हुई है। वह मुस्कुराते हुए बोला, आपा, मेरे पास 5 साल का अनुभव है। मैं 12 साल की उम्र से यह काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है। मैं अकेले ही इस काम में माहिर हूँ। मुझ पर भरोसा करें। आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि इस निर्णय से आप खुश होंगी। अब मैं सच में हैरान थी। ये लड़का अकेले कैसे ये सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने कहा, मैं अकेला हूँ। मेरे माँ बाप जीवित नहीं है। पहले यहाँ वहाँ घूमकर ठोकर खाए, फिर यह काम शुरू किया और काम करते करते अब मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यदि आप मेरे साथ हो तो मैं आपके बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई। सच में मुझे ऐसे लड़के की जरूरत थी जो घर के ऊपर के काम करके दे। वह खुद से मुझे ये प्रस्ताव दे रहा था और मैंने सोचा कि अगर मैं उसके साथ बात तय कर लूं तो मुझे हर महीने कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरा जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन ये भी सोचा कि अगर वह सही से पैसे नहीं दे सका तो मेरी मुश्किल होगी। खैर, वह तो 16 साल का लड़का था। मैं आसानी से उसे अपनी बात मानने के लिए मना लूंगी। इसलिए अपने लाभ के बारे में सोचकर मैंने बात पक्की कर ली, क्योंकि मैं भी तो अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम मानव था और उसने कहा, सिया, मैं रहना भी दुकान में चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। अब तक मैंने ये काम सड़क पर किया, अब दुकान में करूंगा। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। दुकान तो मेरी थी। मैंने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे करो, बस मुझे समझदारी से पैसे दो। फिर उसने दुकान में महिलाओं की कुछ चीजें रख ली और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 4-5 दिनों के अंदर ही उसका काम जम गया। वह पूरे दिन दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर महिलाओं की भीड़ लगी रहती थी, जो दुकान काफी समय से खाली पड़ी थी। जब कभी किराए पर दी जाती थी तब कोई ग्राहक नहीं आता था। मैंने कितनी बार दुकान को किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन सभी ने यही कहकर छोड़ दिया कि यह जगह काम के लिए ठीक नहीं है। मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ये दुकान कभी किराए पर जाएगी। लेकिन वह लड़का न केवल ठीक ठाक दाम पर किराया ले लिया, बल्कि उसने अपना काम भी चला लिया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसने दुकान में महिलाओं की चीजें रखी थी और महिलाएं उसी लड़के से चीजें खरीदने आती थी। कुछ दिनों के बाद मानव के साथ मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। वह मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करता था। जब मैं कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचाने लगती। दुकान और घर के बीच एक छोटा दरवाजा भी था। जरूरत पड़ने पर उस दरवाजे को खोलकर मानव के साथ बातें किया करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक नजदीकी बढ़ने लगी, क्योंकि मैं भी किसी तरह अकेली थी। इसलिए मानव की संगति पाकर मुझे एक सहारा मिल गया था। वास्तव में मेरे कोई संतान नहीं थी और मेरे पति रोहित की पक्षाघात हो गया था। फिर से वह घर के खर्च को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता, कभी कोई। ऐसी स्थिति में दुकान से मिली हुई रकम मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गई थी। इसलिए मैंने खुद ही मानव के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ा ली थी, ताकि वह दुकान ना छोड़े और मेरा नियमित आना जाना बना रहे। लेकिन क्या मैं जानती थी कि जिसे मैं 16 साल का निष्पाप लड़का समझ रही थी, वह वास्तव में उतना सरल नहीं है। वह लड़का तो कुछ ही दिनों में मेरी दुनिया को उलट पुलट कर देता है। हमारे बीच थोड़ी आत्मीयता बढ़ने के बाद मैंने उसे घर के अंदर आने की अनुमति दे दी। अब जरूरत पड़ने पर वह मेरे घर ही आ जाता था और बाकी समय वह दुकान पर ही रहता था। रोहित को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए तो वह 16 साल का ही था। बल्कि मानव के आने के बाद हमारे जीवन में एक रंग लौट आया। मैं पहले की तरह उदास और निराश नहीं रहती थी। कुछ कहने होता तो मैं मानव को बता देती। मौसम बदलने के कारण रोहित का स्वास्थ्य काफी खराब रहने लगा। मेरे पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। मानव ने मुझे देखकर पूछा, सिया, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसे बताया कि रोहित को अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं इस जीवन से थक गई हूँ। अकेले ही सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोहित बिना मेरी मदद के बिस्तर से उठ भी नहीं सकता।
अगर मेरे पास एक बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती। कमजोर पल में मैंने मानव के सामने अपने मन की बातें कह दी। मेरी बातें सुनकर मानव मुस्कुराते हुए बोला, तो सिया एक बच्चा ले लो, इसमें क्या समस्या है। उसकी बातों पर मैं शर्मिंदगी में पड़ गई। उसे कैसे बताऊं कि रोहित बिस्तर पर पड़ा है और वह बच्चे देने की स्थिति में नहीं है। शादी के पहले दिनों में रोहित नहीं चाहता था कि हम बच्चों की झमेले में पड़े, और जब हमें बच्चे की जरूरत महसूस हुई तब रोहित वह क्षमता ही नहीं रखता था। अचानक पक्षाघात के बाद वह और कुछ करने की स्थिति में नहीं था। मानव विवाह धीरे धीरे मजबूरी के विवाह में बदल गया था, और अब मैं मजबूर होकर रोहित के साथ हूँ क्योंकि मेरे पास का कोई और विकल्प नहीं था। मानव शायद मेरे चेहरे के भाव पड़ चुका था। उसने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके साथ हूँ। देखिए, जल्दी ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी। वह अकेला इतना साहसी था कि हर चुनौती का सामना कर जाता था, और मैं इतने उम्र होने के बावजूद साहस जुटा नहीं सकी। मानव ने 8 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। फिर भी वह जिंदगी के मेले में खोया नहीं था, सिर्फ अपनी जिंदगी का रास्ता चला गया था। रोहित की भी बहुत सेवा करने लगा। जब मैं किसी काम से घर से बाहर निकलती थी, मानव मेरे पति का ध्यान रखता था। वह उनके पास बैठा रहता। उनके बीच क्या बातें होती थी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे देखता तो मानव चुप हो जाता। मानव ने मुझे वादा किया था कि वह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, और उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ी। मैं एक बच्चे चाहती थी, अपने जीवन में बच्चे की कमी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन मानव वह कैसे पूरा करेगा। उसकी सिया के लिए मैंने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी थी। फिर इस बात के कुछ दिनों बाद मैंने अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। जब मेरा स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया तो मानव ने मुझे पैसे दिए और कहा, आप डॉक्टर के पास जाइए। उसकी बातों पर मैं डॉक्टर के पास गई, और वहां जाकर मेरे ऊपर आश्चर्य का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये कैसे संभव है? रोहित में तो वह ताकत नहीं थी कि वह पिता बन सके, तो मैं कैसे गर्भवती हुई? हाथ कांपते कांपते रिपोर्ट लेकर घर लौटी। घर जाकर मैंने रोहित को बताया, और वह मुस्कुराते हुए बोला, शायद मैंने अब वह क्षमता वापस पा ली है कि मैं एक बच्चे का पिता बन सकूं। ईश्वर ने अगर हमें ये खुशखबरी दी है तो इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। रोहित की बातों पर मैं हैरान रह गई। क्या सचमुच मैं रोहित के बच्चे की मां बनने जा रही हूँ? यह एक ऐसी बात थी जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोहित की स्थिति में तो मैं कोई बदलाव नहीं देख रही थी, तो ये कैसे संभव है? खैर, मैंने इसे मान लिया कि मैं रोहित के बच्चे की मां बनने जा रही हूँ। अब से मैंने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया। ये जानकर मानव भी बहुत खुश हो गया कि जैसे उसके घर में बच्चा आ रहा है। वह दुकान से फ्री होकर मेरे घर आने लगा। उसने रोहित को नहलाने का काम भी अपने कंधों पर ले लिया। रोहित की सेवा में वह ज्यादा समय देने लगा। पहले भी वह रोहित के पास आकर काफी देर बैठता था, तो मुझे लगता था मानव के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब वह मेरे लिए कभी फल लाता, कभी जूस। उसकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी। इस तरह दिन बीतते गए। फिर पूरे 9 महीने बाद मैंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जो मेरे जैसा नहीं, रोहित के जैसा नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि वह बिल्कुल मानव के जैसा दिखता है। मैं कभी अपने बच्चे के चेहरे को देखती, कभी मानव के। फिर मानव खुद हंसकर ऐसा कुछ बोला कि मैं चौंक गई। उसने कहा, आप तो दिन रात मुझे देखते हैं, इसीलिए आपका बच्चा भी मुझ जैसा दिखता है। उसने कहा, गर्भावस्था के दौरान माँ जिसे ज्यादा देखती है, बच्चा उसी जैसा होता है। उसकी बातों पर मैं सिर्फ चौंकी नहीं, शर्मिंदा भी हो गई। इतनी कम उम्र में उसे इन बातों की भी जानकारी है। मेरी गोद में बच्चा आ गया। मेरी सिया का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे को लेकर घर लौटी जैसे मेरी जिंदगी में बसंत लौट आया। लेकिन अब खर्च पहले से भी बढ़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्च कैसे चलेगा। फिर मानव ने मुझे बच्चे के खर्च के लिए पैसे देने लगा। मेरी और मेरे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसने ले ली। सिर्फ मेरी और मेरे बच्चे की नहीं, रोहित के लिए भी वह कभी पराया नहीं रहा। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसी के लिए हमारे दिन अच्छे हो गए थे। फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया, और मैंने जान लिया कि मैं फिर से गर्भवती हूँ। मैं फिर से दंग रह गई। इतनी जल्दी मैं कैसे दूसरी बार गर्भवती हो गई? मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने दिनों में मैं एक बार भी गर्भवती नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था कि इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगी। मेरा पहले वाला बच्चा तो अभी छोटा है, ऊपर से रोहित की जिम्मेदारी अलग है। इस सोच में मैं डूब गई। तब रोहित ने मुझे समझाया, जब ईश्वर की तरफ से फिर से मन्नत आ रही है तो उसे लौटाना मत, स्वीकार करो। जैसे पहला बच्चा हमारे पास आया वैसे ही दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सिर झुकाकर रोहित से कहा, हमारी जिम्मेदारी तो मानव के कंधों पर है। अब अगर यह बच्चा आएगा तो उसका खर्च भी मानव के कंधों पर पड़ेगा। फिर मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आया। 2 बच्चों के बीच में इतनी व्यस्त हो गई कि रोहित का ध्यान रखने का समय नहीं मिल रहा था। रोहित को तो मानव पूरी तरह संभाल चुका था। समय तेजी से बीत रहा था। अब मेरी और मानव की मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि हम एक दूसरे के साथ मन की सारी बातें साझा कर सकते थे। मैं पूरे दिन बच्चों के पीछे भागती रहती और रात में थककर गहरी नींद में चली जाती। मानव रात में मेरे बच्चों की देखभाल करने आता और उन्हें अपने साथ सुला देता। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि एक 16 साल का लड़का कैसे इतनी आसानी से पूरी रात 2 बच्चों को संभाल सकता है।
मानव कभी मेरे पास उसने शिकायत नहीं की कि बच्चे उसे परेशान करते हैं या उसकी नींद खराब करते हैं, बल्कि वह नैना सिया मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाता था और मैं भी थोड़ी राहत की सांस ले पाती थी। उसने हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, चाहे वह मेरे कपड़े हो या बच्चों की। इतनी छोटी उम्र में वह हमारे पूरे परिवार का खर्च उठा रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह हमारे साथ एक कदम पर थी। एक दिन अचानक मानव किसी काम से मेरे कमरे में घुस गया। वह बेधड़क मेरे कमरे में आ जाता था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, क्या आप मुझे पराया समझते हैं? मैंने तो आप सबको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने सुन लिया कि आप फिर से गर्भवती हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, खर्च की चिंता ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और मैं भाग्यवश आपको ये सब दे रहा हूँ। वह हमेशा ऐसी बातें कहता था, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मुझ में पहले जैसी उदासी नहीं थी। दिन कैसे गुजरता था मुझे देर नहीं लगती थी। मैंने रोहित को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। एक रात मेरे 3 बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तभी मानव आया और बोला, आप इन्हें मुझे दे दें, आप आराम से सो जाए। मैंने नैना सिया बच्चों को मानव के हाथ में दे दिया। उसने हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लाया और मेरी ओर दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, अपना ख्याल रखें। मैंने गिलास हाथ में लेकर मानव को धन्यवाद कहा। वह बच्चों के साथ चला गया, लेकिन अचानक मेरे हाथ से दूध का गिलास गिर गया। मेरा काम फिर बढ़ गया। घर साफ करने लगी, फिर बिस्तर पर लेट गई। कुछ समय बाद मुझे लगा कि जैसे कमरे में कोई है। मेरी सांस रुकने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर घुस आया है। फिर मैंने अपने बिस्तर के पास किसी की उपस्थिति महसूस की। कोई मेरे शरीर के साथ खेलना चाहता था। मैं उठ बैठी और चिल्ला उठी। मेरी चीख से रोहित की नींद भी टूट गया। मैंने जल्दी से कमरे का बल्ब जला दिया। जो मैंने देखा उससे मेरा कमरा बहुत बेतरतीब हो गया था। हमारे मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसे देखकर मैं स्तब्ध हो गई। पहले वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, सिया जी मैंने कुछ नहीं किया। आपके पति ने खुद मुझे अनुमति दी थी कि मैं हर रात आपके साथ सोऊं। मैं सोता था और वह पैसा लेता था, फिर वह पैसा आप लोगों पर खर्च करता था। दरअसल घर की स्थिति के कारण रोहित बहुत चिंतित थे। वह किसी तरह से इस समस्या से मुक्त होना चाहते थे। तब उन्होंने खुद मुझे यह अनुमति दी। रात को आपके घर में ही रहता था। मेरी चीख सुनकर मानव दौड़ कर आया। उसे देखकर वह आदमी बोला, मानव तू तो बोला था कि यह गुस्से में नहीं रहेगी। मैं आसानी से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूंगा, लेकिन ये तो जागी हुई है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मानव घबरा कर मेरी ओर देखने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पहले मैं उस आदमी को गालियां देने लगी। मैंने घृणा से मानव के विचार जानना चाहा। ये सब क्या है? तब मानव ने कहा, आपके पति के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इस परिवार का खर्च चला सके, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको किसी के साथ सोने के लिए बेच दूं। जब कभी ग्राहक आता मैं आपके बच्चों को ले जाती और आपको दूध में नींद की दवा मिलाकर आपको दे देती। आप सो जाती, ग्राहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि रोहित तो पिता बनने की क्षमता नहीं रखते। मैंने आपके साथ कोई गलतफहमी नहीं की जो आपके पति ने कहा। मैंने वही किया, उसकी इच्छा से मैंने आपको बेचा। ये सुनकर मेरे शरीर में कंपन होने लगा। मैं आश्चर्यचकित होकर रोहित की ओर देखने लगी। उसने अपनी आंखें चुरा ली, फिर खुद ही कहने लगा, मेरी बीमारी के कारण घर की स्थिति खराब हो गई थी। मैं तुम्हें भी संतान नहीं दे सका। खाने के लिए हाहाकार मच गया था। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए जब मैंने समझा कि मानव क्या काम करता है, मैंने खुद उसे कहा था कि हर रात तुम्हें किसी ना किसी के पास बेच दूं। मैं तो खुद नींद की दवा खाकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं होता था। मानव कोई ग्राहक लाता, फिर सुबह होने से पहले ग्राहक चला जाता। बच्चा होने पर तुम सिया से भर गई और हमारे घर की स्थिति बदल गई। मैं यही चाहता था। रोहित की बातें सुनकर मैंने माथा पकड़ लिया। विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार किया है। घर की स्थिति ठीक करने और मेरे गर्भ में बच्चे भरने के लिए मानव के साथ मिलकर उसने मेरे शरीर का सौदा किया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी संभल कर मानव के सामने हाथ जोड़कर बोली, हमारी जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम शायद भूखे रह जाते, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मेरे शरीर का सौदा नहीं किया। उसके मन में ऐसा कोई विचार भी नहीं आया। मैंने मानव को तुरंत दुकान खाली करने के लिए कहा और उसकी गोद से अपने बच्चों को छीन लिया। मेरे 3 छोटे बच्चे मेरे सामने थे, जिनके पिता का कोई ठिकाना मुझे नहीं पता था। मैं अपने ऊपर अफसोस कर रही थी। मैं कितनी बेवकूफ थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि यह बच्चे मेरे पति के ही हैं। मैं उन दोनों पुरुषों के हाथों बेवकूफ बन गई। मेरे लिए केवल मानव ही नहीं, रोहित भी दोषी था। लेकिन मैं क्या करती? मैं रोहित के साथ विवाह के बंधन में बंधी थी और उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊं। इसलिए मजबूरी में उसके साथ दिन बिताने लगी। मानव दुकान छोड़कर चला गया। मैंने उस दुकान में जमा कुछ पैसे से लड़कियों की चीजें रखी और अपनी दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले से तैयार हो गए थे, इसलिए मेरी दुकान चलने लगी और घर का खर्च चलने लगा। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। यह मेरे बच्चे हैं,
इनके पिता के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन्हें अपने गर्भ से जन्म दिया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मानव कम नहीं हुआ है। रोहित के जाने के बाद मेरा जीवन एक शांत मरुस्थल की तरह हो गया था, जहाँ केवल मेरे बच्चों की किलकारियां ही एकमात्र सहारा थी। लेकिन किस्मत ने मेरी झोली में खुशियों का एक नया रंग भर दिया जब शिवांश मेरी जिंदगी में आया। शिवांश मेरी दुकान का एक नियमित ग्राहक था, जिसकी आंखों की सौम्यता और शब्दों की मिठास ने धीरे धीरे मेरे जमे हुए दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। एक बरसाती शाम, जब मैं दुकान के बाहर सामान समेट रही थी, शिवांश ने मेरा हाथ थाम लिया। उसका वह स्पर्श उन कड़वी यादों जैसा नहीं था, बल्कि उसमें एक रक्षक की गर्माहट और अपार सम्मान था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा कि वह मुझे केवल एक स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखता है जिसने हर तूफान का सामना किया है। उस रात घर की छत पर चांदनी की दूधिया रोशनी के नीचे शिवांश ने मेरे करीब आकर मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी। उसकी सांसों की महक मेरे चेहरे को छू रही थी और पहली बार मुझे किसी पुरुष के स्पर्श से डर नहीं, बल्कि सुकून महसूस हुआ। उसने मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, नैना, तुम्हारी रूह पर लगे हर जख्म को मैं अपने प्यार से भरना चाहता हूँ। मैंने उसकी छाती पर अपना सिर रख दिया और महसूस किया कि धड़कनें सिर्फ रोहित की बीमारी या मानव के धोखे की गवाह नहीं थी, बल्कि अब वे शिवांश के निस्वार्थ मानव के संगीत पर थिरक रही थी। उस रात हमने पुराने दुखों को पीछे छोड़ दिया और मानव की एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहाँ जिस्म का सौदा नहीं, बल्कि रूह का मिलन था। शिवांश ने न केवल मुझे अपनाया, बल्कि मेरे तीनों बच्चों को वह पिता का नाम दिया जिसकी तलाश में मेरा जीवन भटक रहा था।